हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ DEC 3 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर है एग्ज़ाम के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें जो मैं वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो प्रश्न शेयर करूँगी उनमें आप देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न उत्तर हैं आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल होंगे। कि इस यहाँ पे देखिए जो सारे प्रश्न हैं इनमें से काफ़ी हद तक जो प्रश्न है वो मैंने आप लोगों के साथ इनके आंसर शेयर कर रखे हैं। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि शाला पूर्व शिक्षा में आपसे योगदान पूछा जाता है प्रमुख शिक्षाविदों का। बहुत सारे शिक्षाविद हैं, इनमें से ज़्यादातर आपसे मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने आपके बाल सदन की वो की थी ना, बाल सदन की संकल्पना की स्थापना की थी मोंटेसरी विधि से, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, मारिया मोंटेसरी। फ्रोबेल हैं, ताराबाई मोदक और टैगोर। तो ये आपसे इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बाल देखभाल जो कार्यक्रम होता है उनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, इसी तरह बहुत सारे प्रश्न इसमें बताए गए हैं। इसमें आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपसे अभी पिछले शायद एक दो साल से नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो पहले ही पूछे जाते थे। आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, आपको दे दिए जाते थे। अब आपको नाम दे, जैसे यूनिसेफ का नाम दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको हिंदी इंग्लिश में लिखनी होती थी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर आया तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है उसके क्षेत्र में ताराबाई मोदक का योगदान पूछा जाता है कि ताराबाई मोदक के शिक्षा की विधियाँ बताइए या फिर ताराबाई मोदक का योगदान बताइए। जो ताराबाई मोदक थी वो पद्म भूषण से सम्मानित थी, यानी पद्म भूषण से जो सम्मानित ताराबाई मोदक जी थी, उन्होंने शालापुर बच्चों के लिए, शालापुर शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए थे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। वे राजकोट के एक जो आपका वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज था ना, वहाँ पे वो प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल थी। वहाँ पे कार्यरत होते ही वो आपकी गीजूबाई बड़ेका, जो एक प्रमुख शिक्षाविद थे, गीजूबाई बड़ेका, उनसे मिली थी और उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुई थी कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए इनकी तरह। उनके साथ मिलकर ही उन्होंने शालापुर शिक्षा की महत्ता को पहचाना और भारत में शालापुर शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित किया। फिर 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए देश में पहला प्रशिक्षण कॉलेज भी प्रारंभ किया। और जब ये इन्होंने कॉलेज की स्थापना की तो इसके प्रचार के लिए उन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इन्होंने एक मासिक जर्नल भी निकाला था जिसमें अध्यापकों अभिभावकों के लिए शिक्षा सामग्री निकाली गई थी। उनके इस आंदोलन की आलोचना भी की गई थी, क्योंकि ये जो आंदोलन था उसमें जो सुविधाएं दी जा रही थी ना, ये ज़्यादातर लोग कहते थे कि ये अमीरों को दी जा रही है, यानी इसमें पैसा बहुत लगता है, तो जो अमीर है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस आलोचना को ताराबाई मोदक ने चुनौती के रूप में लिया और 1931 में महाराष्ट्र के अमरावती में हरिजन बस्ती में एक बालवाड़ी खोल दी। अब ताराबाई मोदक का इसमें आपने पढ़ा ना बालवाड़ी, तो आपको अगर पूछा जाए कि बालवाड़ी की संकल्पना किसने दी थी तो आप लिख सकते हैं कि ताराबाई मोदक के द्वारा दी गई थी। जब लोग ऐसे कहने लगे ना कि भाई ये जो इन्होंने नीति बनाई है ये तो सिर्फ पैसे वाली सोसाइटी के लिए है, तो उन लोगों ने मतलब इस बारे में सोचना शुरू किया और थोड़ा सा सोचा कि भाई ये तो एक चुनौती के रूप में लिया कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुविधा तो शिक्षा का जो आपको अधिकारिय सुविधा है ना, सबको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए और हरिजनों की बस्ती में जाकर एक बालवाड़ी खोली महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में। 1936 में बम्बई में उन्होंने शिशु विहार नाम से केंद्र प्रारंभ किया और 1945 में बोर्डी में ग्राम बाल शिक्षक केंद्र की स्थापना की। फिर वहाँ पर उन्होंने 12 वर्षों तक काम किया था। फिर 1957 में वे कोशाबाद के जनजातीय बच्चों के लिए भी काम करने लग गई थी। ताराबाई मोदक जी बालवाड़ी की संकल्पना जो थी उनकी प्रवर्तक थी। बोर्डी में उन्होंने 2 प्रकार की बालवाड़ी की स्थापना की थी, एक है केंद्रीय बालवाड़ियाँ, दूसरी है आंगन बालवाड़ियाँ।
केंद्रीय बालवाड़ियाँ थी, इसमें बच्चों को केंद्र में लाया जाता था, यानी एक केंद्र बना दिया जाता था, वहाँ पे बच्चे वहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। और जो आपकी आंगनबाड़ियाँ होती थी वो किसी बड़े या फिर माता पिता की निगरानी में झोपड़ियों के नज़दीकी किसी आंगन में हो जाती थी या पेड़ के नीचे आंगनबाड़ियाँ हो जाती थी। यहाँ पर 1 या आधे घंटे की होती थी। स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्रियों को ही यहाँ पर खेल सामग्रियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने ही चारागाह स्कूलों की संकल्पना को बनाया था। ताराबाई मोदक ने ही चारागाह जो आपके स्कूल होते हैं ना उसकी संकल्पना दी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूर दूर तक सुदूर क्षेत्रों में जाते थे, तो उनको पूरा दिन टाइम मिलता नहीं था इस चीज़ के लिए। तो शिक्षक वहाँ पे जाके वो भेड़ बकरी जैसे चर रही होती थी उन लोगों को पढ़ाते थे वहाँ पे जाके। इसमें उन्होंने इस संकल्पना को बनाया जिसमें जो बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा पाते थे अध्यापक स्वयं उन्हें पढ़ाने के लिए चारागाह जाते थे। कोषाबाद में उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके अध्यापक विभिन्न गांवों में पढ़ाने जाते थे। कोषाबाद में उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र को बढ़ावा दिया। शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक का आंगनबाड़ी की संकल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है। ICDS की योजना में जो आंगनबाड़ी की संकल्पना है वो इन्हीं की देन है। ये आपके ताराबाई मोदक के शिक्षा में योगदान हो गए। इसके बाद फ्रोबेल ने बच्चों की शिक्षा में क्या योगदान दिया है? फ्रोबेल ने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रयास की समग्रता पर बल दिया। उनके अनुसार बच्चों की वृद्धि और विकास एक आंतरिक शक्ति के द्वारा निर्देशित होते हैं। फ्रोबेल के अनुसार बाल्यावस्था का अपना एक मूल्य होता है, वह अपनी निजी सृजनात्मकता होती है। अध्यापकों को बच्चों की इस अवस्था का आदर भाव करना चाहिए, आदर भाव से देखना चाहिए। वह बच्चों के साथ व्यवहार करते समय वयस्कों को समझदारी से व्यवहार व मार्गदर्शन बच्चों का करना चाहिए। फ्रोबेल के अनुसार बच्चों की अपनी निजी क्रिया शिक्षा का प्रमुख साधन होती है। यानी फ्रोबेल मानते हैं कि बच्चे जो खुद से जो क्रिया करते हैं ना वही उससे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, यानी बच्चों की अपनी निजी क्रिया शिक्षा का प्रमुख साधन है। फ्रोबेल के अनुसार खेल बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य अंग है, अतः उनका मुक्त व प्राकृतिक विकास खेल के द्वारा ही होता है। फ्रोबेल के अनुसार खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। बच्चों के लिए खेल उतना ही नैतिक होता है जितना वयस्क अपने काम के प्रति निष्ठा, यानी वयस्क लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेरा काम है, मतलब बिल्कुल उसमें जुट जाते हैं, ऐसे ही बच्चों के लिए खेल होता है, वो भी उसमें जुटे रहते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन की संकल्पना, किंडरगार्टन शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका आशय है बच्चों का बगीचा। उनके अनुसार बच्चे व पौधे में समानता होती है। जैसे कि बच्चा होता है ना जिस तरह से बढ़ता है धीरे धीरे वो उसी तरह से बढ़ता है जैसे एक पौधा होता है ना बीज से और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे दोनों की वृद्धि विकास में समानता होती है, जैसे बीज के अनुसार ही पौधा भीतर से बढ़ता है वैसे ही बच्चे के अंदर की मनोवृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ एवं जो मनोवेग होते हैं ना वो उसी हिसाब से विकसित होती हैं। उन्होंने स्कूल की तुलना बगीचे से की है और अध्यापक की तुलना माली से तथा बच्चे हैं उनकी तुलना कोमल पौधों से की है। उनके अनुसार किंडरगार्टन में बच्चे के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते थे। फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन बनाया था ना वहाँ पे क्या होता था, एक तो सबसे पहले खेल होता था, वहाँ बच्चों को खेलने के मौके दिए जाते थे जो बच्चों के स्वनिर्माण यानी कि बच्चों के खुद के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। वहाँ पर प्रकृति का अध्ययन होता था, विभिन्न कार्यों का अभ्यास, खासकर बागवानी जो कि बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायक होता है कि बच्चा किस प्रकार से एक पेड़ की देखभाल करता है। विशेष खेल गीत जो कि सीखने की क्रिया या शिक्षा को बढ़ाते हैं। विभिन्न सामग्रियों के उपयोग के द्वारा निर्माण के कार्य भी करवाए जाते थे। फ्रोबेल के अनुसार इसका प्रमुख घटक सृजनात्मकता है। इनकी पद्धति दृष्टिकोण नए खेल सामग्रियां सबसे अलग व नई थी। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि बच्चे के कार्यों को सावधानी पूर्वक निर्देशित करें। उनकी
समानुभूति, विनम्रता, सहयोग, बाहरी अनुशासन बच्चों को समझाना चाहिए। फ्रोबेल की किंडरगार्टन की संकल्पना आज भी मान्य है, यह उनका प्रमुख योगदान है। ये आपका फ्रोबेल हो गए, पहले ताराबाई मोदक फिर फ्रोबेल। अभी टैगोर ने जो शिक्षा में क्या योगदान दिए थे, या फिर जो टैगोर की शिक्षा नीति थी ना, उसके उनके महत्वपूर्ण विचार। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े शिक्षक, दार्शनिक व कलाकार भी थे। उनका शैक्षिक दर्शन स्वयं खुद से ही प्रभावित था। टैगोर के अनुसार प्रकृति बालक की उत्तम पाठ्यचर्या व शिक्षक है, यानी प्रकृति है वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है और सबसे अच्छे उनके टीचर हैं। वे परंपरागत शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे, जो कि बच्चे को कक्षा या घर की चार दीवारी में सीमित कर देती है। टैगोर प्रकृतिवाद के साथ साथ प्रयोगवाद को भी मानते थे। वे आत्मबोध पर आधारित स्व शिक्षा में विश्वास करते थे और वो मानते थे कि टैगोर मानते थे कि बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चे को स्वतंत्रता मिलेगी तो बच्चे बुद्धि, निर्णय, हृदय, ज्ञान, क्रिया, आराधना से संबंधित सारी स्वतंत्रता बच्चे में होनी चाहिए। उनकी शिक्षा में सार्वभौमिकता की अवधारणा दिखाई देती है। H.B. मुखर्जी ने कहा था कि टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। अपनी शैक्षिक संस्थानों में ऐसे प्रयोग किए थे जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया था। टैगोर के जो शैक्षणिक विचार थे प्रमुख, वो निम्नलिखित हैं कि शिक्षा का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी सामुदायिक जो हमारा समाज है, जीवन है, वो शिक्षा उसी से प्रभावित होनी चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा सजीव व गतिशील होनी चाहिए। प्रकृति के संपर्क के साथ बच्चों को सामाजिक संपर्क के अवसर भी मिलने चाहिए ताकि उनको समाज सेवा, स्वशासन के भाव बच्चों में विकसित हों। संगीत, अभिनय व चित्रकला का विकास हो। जन सामान्य को शिक्षा के लिए देसी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। शिक्षा को पूर्व मानव रूप में विकसित करना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। यानी सारी विशेषताओं में बेसिकली एक चीज़ बताई गई है कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय स्वतंत्रता दी जाए। प्राचीन वेदांतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य अभिवृत्तियों को भी संश्लेषित करके शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। टैगोर का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए बच्चों का पूर्ण विकास करना था। उनकी शिक्षा में विषय, क्रियाएं, खेलकूद, स्वशासन, अभिनय, बागवानी इत्यादि शामिल थे। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे की स्वाभाविक रुचि व आवेगों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक सिर्फ पुस्तकों पर ही निर्भर ना रहें कि भाई जो किताब में है वो ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, बल्कि प्रश्न उत्तर, वाद विवाद विधि का भी प्रयोग करें। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी आदि को स्थान देकर शारीरिक क्रिया को महत्व देना चाहिए व इस क्रिया विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में बच्चों के अनुभवों व इंद्रियों का प्रयोग करें। इसके अलावा टैगोर कहते थे कि भ्रमण के समय बच्चों को पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यानी बच्चों को अगर हम भ्रमण के टाइम जो चीज़ें सिखाते हैं बच्चे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद एक शिक्षाविद आती है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, इनका जन्म इटली में हुआ था। बाल शिक्षा में इनका दृष्टिकोण मोंटेसरी विधि कहलाता है। इस विधि के आधार पर ही उन्होंने बच्चे के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार किया था। वे जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मंदबुद्धि बच्चों की ओर उन्होंने ध्यान दिया था और उनको सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी उनके जो मंदबुद्धि बच्चे थे ना उनके अनुकूल शिक्षण सामग्रियां और शिक्षण विधियां विकसित की थी। उन्होंने बाल शिक्षा पर अनेक प्रकाशन लिखे जिनमें से प्रमुख हैं द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड,
द चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड ट्रेनिंग, व्हाट यू शुड नो अबाउट द चाइल्ड एंड दी मॉन्टेसरी मेथड। ये 6 इन्होंने बुक भी लिखी थी आपकी बाल शिक्षा के ऊपर आधारित। मॉन्टेसरी के प्रमुख शैक्षणिक विचार निम्नलिखित हैं। मारिया मॉन्टेसरी मानती थी कि प्रत्येक बच्चा अनुपम होता है और हर बच्चे की प्रगति भी भिन्न भिन्न होती है, प्रगति की दर। उनके अनुसार सामूहिक शिक्षा की पद्धतियां बच्चे की व्यक्तित्वता को कुचल देती हैं। उनका मानना था कि बच्चे की सहायता व मार्गदर्शन ऐसे करें कि उनकी समुचित वृद्धि व विकास हो। अध्यापक की कार्यनीति प्रत्येक बच्चे के विकासात्मक स्तर, रुचि व जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। मॉन्टेसरी ने शिक्षण के बजाय सीखने के ऊपर ध्यान दिया था, यानी रटते पढ़ते मत रहो, सीखने पे भी ज़्यादा जोर दो। उनका विश्वास था कि स्वशिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है, अतः बच्चे को औपचारिक रूप से सूचना रटवाने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके सीखने में सहायता करना। मॉन्टेसरी का कहना था कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। जन्म के बाद पहले 6 वर्ष जो बच्चे के होते हैं वो उसमें निर्णायक व महत्वपूर्ण अवधि होती है सीखने के लिए। इस समय बच्चा जो होता है उसकी इंद्रियां सक्रिय होती हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। तो शिक्षिका अध्यापिका होते हैं ना, उसको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए उनको सिखाने के लिए, तो उनको इस चीज़ का स्वाभाविक ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है। मॉन्टेसरी विधि बाल केंद्रित होती है, बच्चे इसमें अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मॉन्टेसरी में अध्यापिका के स्थान पर निर्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया था क्योंकि उनका कार्य निर्देश देने का था। मॉन्टेसरी ने बाल सदन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था जिसमें सब चीज़ें बाल केंद्रित थी। आज मॉन्टेसरी विधि बाल शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये आपके प्रमुख शिक्षाविद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप इनमें लिख देंगे। DC3 के एग्ज़ाम में आप लोगों से एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था वर्षों के दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा सेवाएं प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रारंभिक वर्षों में बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करना क्यों आवश्यक है। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं बदल के इसी को, तो वो आपको बताना है। बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्ष उसके भावी विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको इस टाइम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा सेवाएं प्रदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि पहला, गरीबी और गरीबी के कारण बच्चे के ऊपर सामाजिक आर्थिक अभाव होते हैं, यानी गरीबी बच्चे का परिवार गरीब होगा तो वहाँ पे लोगों के पास क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक चीज़ें जो उनके जीवन यापन की होती है ना वो नहीं होती हैं। तो इससे बच्चों के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों में बच्चों को अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है, अतः ये बच्चे अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं तथा इन परिवारों में स्त्रियों का भी अत्यंत समय आजीविका कमाने में लग जाता है। तो इनके बच्चों की देखभाल स्वास्थ्य शिक्षा के अंतक्षेप के रूप में ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए या फिर ज़रूरी होते हैं। दूसरा रीज़न है कि बच्चे के 6 से 8 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होते हैं उस समय बच्चे का विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता है, इसलिए इस टाइम बच्चे का सामाजिक संज्ञानात्मक शारीरिक व भावात्मक विकास सारे इस टाइम हो रहे होते हैं। इसलिए अगर जब बच्चों को इस टाइम जब बच्चे का विकास तेज गति से हो रहा है तो उस टाइम बच्चे को भी प्रेरण की आवश्यकता होती है, तो उसे सही प्रेरण प्रशिक्षण पोषण उत्प्रेरक समृद्ध भौतिक व मनोसामाजिक परिवेश अगर नहीं मिले तो बच्चों को हानि हो सकती है। इसलिए भी शायद ये आपके बच्चों को ये जो आपके बाल देखभाल सेवाएं होती है ये बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। अगर कई बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि बचपन में कोई समस्या हो जाए तो उसकी भरपाई भी आगे नहीं हो सकती है, अतः बच्चों को अनुकूल स्थितियां मिलनी चाहिए जो उसे प्रोत्साहित करे, क्योंकि इसी समय बाद के वर्षों के विकास की बच्चे में नींव पड़ती है। इसके बाद सभी बच्चों को प्यार एवं स्नेहपूर्ण देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक बच्चे के रूप में ना उसका अधिकार भी होता है। इससे बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सकता है।
इस बात के निरंतर प्रमाण मिले हैं कि बाल विकास अंतःक्षेप का एक प्रभावी क्षेत्र है। इससे बच्चों के अभाव चक्र को तोड़ा जा सकता है, यानी बचपन में बच्चे को किसी भी चीज़ का अभाव हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, वो इससे शायद पूरी की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में बाल विकास या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा पता चलता है कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक पॉइंट है कि कोई जैसे फैमिली है, उसमें भले ही वो सिंगल हो या फिर आपका कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग साथ हो, या उनके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी बड़े से बड़ा परिवार है, अच्छे से अच्छा परिवार है, उनमें भी बच्चों को वैसी प्रेरणपूर्ण क्रिया नहीं मिल पाती है जो एक शाला पूर्व केंद्र में मिलती है। साथ ही बच्चों को घर के ऊपर क्या और बच्चों की संगति नहीं मिल पाती है, जैसे और बच्चों के साथ मिलकर खेलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, सामूहिक क्रियाकलाप, साथ मिलकर काम करना आदि। और केंद्र में बच्चे सार्वभौमिक मूल्य, सहानुभूति, सद्भावना आसानी से ग्रहण कर पाते, क्योंकि केंद्र में बच्चों को चाहे या ना चाहे सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है। कई परिवारों में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है ना जो उनको कमाने के लिए जाना ही पड़ता है, तो घर पे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ें। जैसे स्त्रियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम जो आय उत्पादकता से संबंधित होते हैं, उनके साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की कोशिश जरूर उपयोगी होगी। जैसे ग्रामीण योजनाओं में स्त्री जब काम करने या अन्य कौशल सीखने के लिए जाती है, तो वहीं पर अगर ये बाल देखभाल कार्यक्रम जोड़ दिए जाएं तो बच्चे एवं स्त्री दोनों को ही लाभ होगा। इसके अलावा आज के समय में कोई भी देश सामाजिक न्याय, मानवाधिकार व समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। क्या किसी देश में बच्चों के साथ सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता का व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम वहाँ पे बच्चों की स्थिति देख सकते हैं। वहाँ पर हम सभी बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में देखभाल शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर किसी देश में जैसे दक्षिण एशियन संस्कृति में लड़कियों को लड़कों से निम्न माना जाता है, तो उनको बाल देखभाल अंतःक्षेप यानी इन सेवाओं का लाभ इस चीज़ से फिर मिलेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ वो नहीं देंगे तो उन लोगों को हम विकसित नहीं मानेंगे, या उन लोगों के साथ क्या देखेंगे कि ये सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। आजकल संयुक्त परिवार कम हो गए हैं और अकेले माता पिता भी अलग अलग रहते हैं। स्त्रियों को भी कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, पिता को भी कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र के आसपास ही बाल देखभाल व्यवस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास कार्यक्रम शुरू करना लाभदायक होता है। प्रारंभिक वर्षों में बाल विकास में योगदान से बच्चों की वृद्धि एक अच्छे उत्पादक वयस्क के रूप में होती है। घर पर बच्चे की देखभाल के लिए जो भी वयस्क या बच्चे रहते हैं, वे भी अपनी शिक्षा व काम पर ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा में किया गया निवेश उनके जीवन के भावी जीवन के ऊपर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। ये आपका बाल देखभाल सेवाओं के जो आपका बच्चों के ऊपर जो बाल देखभाल सेवाएं होती क्यों ज़रूरी होती हैं, उसका आंसर था एक आता है कि बच्चों में कई बार किसी चीज़ की कमी होती है। मान लीजिए उनमें कोई अपंगता हो, हम देखते हैं, या फिर बच्चे में मानसिक अक्षमता हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, या उसमें शारीरिक कोई कमी हो गई, तो हम लोग बच्चे को किसी स्पेशल नाम से बुलाने लग जाते हैं, तो उसे लेबल करना कहते हैं। तो बच्चों को लेबल करने से आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेबल करने के प्रभाव क्या हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं लेबल करना क्या है, या फिर लेबल करने के सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव कोई भी पूछ सकते हैं। विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले व्यावसायिकों व चिकित्सकों के द्वारा सीखने में अक्षम, गंभीर रूप से मंद बुद्धि, स्वलीन, संस्तंभ, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पतम मस्तिष्क दुष्क्रिया, प्रमस्तिष्क संस्तंभ, अंधता आदि शब्द बोले जाते हैं। हम लोगों को इनमें से बहुत सारी चीज़ों का अर्थ पता ही नहीं रहता, और जिनका अर्थ पता होता है उसके हिसाब से, जितना थोड़ा बहुत अर्थ पता होता है उसी हिसाब से हम फिर उस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि उसमें अल्पमत मस्तिष्क दुष्क्रिया है, तो हमारे हिसाब से उसमें ये नहीं है कि अल्पमत भी नहीं समझेंगे,
बस मस्तिष्क दुष्क्रिया समझ लेंगे और फिर बच्चे को पागल कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने बताया है बहुत कम उसमें मस्तिष्क से संबंधित समस्या है। अतः हमारे मन में अपंग व्यक्ति की ऐसी छवि आती है जो विशेष शारीरिक बनावट एवं विशेष व्यवहार करता है। हमारी ये धारणाएं प्रतिकूल होती हैं जो ऐसे लोगों में नकारात्मक प्रभाव डाल देती हैं। लोगों का एक समूह लेबलिंग के खिलाफ है तो अन्य कई लोग लेबलिंग के पक्ष में भी होते हैं। लेबल करने के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रभाव है। पहले हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। लेबल करने से बच्चे अलग से प्रतीत होने लगते हैं, यानी हम सीधा बोलते हैं अंधा, तो दिमाग में सिर्फ अलग ही और बच्चों से अलग ही बच्चा हमारी सोच में आने लग जाता है। हम सभी सामान्य रहना व दिखना चाहते हैं तो स्पेशल बच्चा भी वैसा ही चाहता है, लेकिन जब हम उसे ऐसे लेबल वाले नाम से बुलाएंगे ना तो अलग दिखाई देगा। उसे किसी विशेष नाम से पुकारे जाने पर बच्चे को लगता है कि वह सबसे अलग है और उसमें हीन भावना भी आ सकती है। अयोग्य सुनने पर उसमें आत्मविश्वास नहीं रहता, वो कार्य करने का फिर प्रयास भी नहीं करता बच्चा, कि जब मुझे कह ही दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो इसलिए वो करता नहीं है। एक बार बच्चे के साथ ये लेबल जुड़ जाए तो फिर जीवन भर चिपक जाते हैं। जैसे एक बच्चा मान लीजिए स्वर्ण यंत्र की मदद से सुनने लग जाता है, यानी बच्चे के अंदर सुनने संबंधी समस्या थी, अब उसने गया डॉक्टर के पास और कानों की सुनने की मशीन लगा ली और सुनने लग गया, लेकिन हमने लेवल कर रखा है, हम उसके मशीन भी देख लेंगे तो भी उसे बहरा ही बोलते हैं हम। तो इसलिए ये चीज़ सही नहीं होती, नाम के चिपक जाता है। अब वो सुन तो सकता है तो बहरा कहाँ से हुआ, लेकिन बस वो मशीन से सुन रहा है तो भी हम उसे बहरा ही बोलते रहते हैं। इन नामों से बच्चों को शर्म आने लग जाती है। कई बार बच्चों के साथ परिवारों का भी मजाक बना दिया जाता है। अध्यापक व अभिभावक भी बच्चे के लेबल को देखकर इससे कोई अपेक्षा नहीं रखते और उनके विकास के लिए अतिरिक्त ध्यान नहीं देते हैं कि इसको सिखाने से क्या ही फायदा। तो इस वजह से फिर लेबल करना नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा बच्चों को लेबल करने के सकारात्मक क्या प्रभाव है? लेबल करने के कारण विशेष बच्चों से संबंध पेशेवर आम भाषा के द्वारा एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकते हैं। यानी किसी ने हमें बता दिया कि अंधा है तो शिक्षिका क्या करेगी, उसे आगे बिठाएगी, उसे पूछेगी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे लिख लो। इस तरह से लेबल करने का फिर ये फ़ायदा ही होता है। यह तब संभव है जब लेबल सही व कईयों की सहमति से दिया गया हो, यानी लेबल होना भी सही चाहिए कि ये समस्या बता रहे हैं तो होनी भी चाहिए। ऐसे बच्चों को कैसे इलाज की ज़रूरत है, यह इसके साथ कैसे हस्तक्षेप करना है, इसमें लेबल सहायक होते हैं। जैसे हमें पता है कि बच्चे में स्वर्ण दोष है तो हम उससे बात करते समय ऊंचा बोलेंगे, उसे आगे बिठाएंगे और जो उसके ज़रूरत के स्वर्ण यंत्र होते हैं उसका उपयोग करेंगे। इससे विशेष लोगों की ज़रूरतें आम लोगों को स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये आपकी जो बच्चे होते हैं ना, विशेष बच्चे, उनको लेबल करने के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव हो गए। अक्षमता, क्षति व विकलांगता के बीच क्या अंतर होता है, या क्षति, अपंगता, अक्षमता, इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी बेसिकली आपको विकलांगता क्या है, अक्षमता क्या है या क्षति क्या है ये पूछते हैं। किसी भी तरह से बदल बदल के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्षति, अक्षमता या अपंगता तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ को दर्शाते हैं। क्षति का अर्थ है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार का दुराव यानी कमी आ जाती है तो वो क्षति कहलाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक, शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है। जैसे आँख का कॉर्निया सूख जाए तो वो आँख में क्षति कहलाती है, वो या आँख में कोई कमी हो जाए तो वो क्षतिग्रस्त हो जाना कहलाता है। अथवा जन्म के समय अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो हो सकता है उसके मस्तिष्क का कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए। इसके अलावा किसी रोग के कारण पैर खराब हो जाएं तो ये सब क्षति के ही उदाहरण है कि भाई इस चीज़ को ये क्षतिग्रस्त हो गया है। किसी में जन्म चिन्ह भी होते हैं, ये विकृत ऊतक ही होते हैं, यानी इन्हें भी क्षति कहा जाता है। क्षति के बाद है अपंगता या विकलांगता, अशक्तता। अपंगता के अनेक अर्थ हैं। GDB के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की असमर्थता, संज्ञानात्मक दोष, दृष्टि दोष, सुनने संबंधी दोष आदि अशक्तता ही हैं।
और जो शारीरिक मानसिक दोष होने के ऊपर हम उस चीज़ को क्या कह देते हैं, अपंग है ये व्यक्ति। किसी भी विशेष अंग की कार्य क्षमता सीमित होना जिससे कि व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो, वह विकलांगता कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार एक व्यक्ति जिसे कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार का हो, जो उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, यानी कोई भी शारीरिक दोष जो सामान्य जो बच्चे करते हैं ना क्रिया, उनमें वो करने से रोक दे, तो वो ही बच्चे को विकलांग कहलाता है या सीमित करता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। विकलांगता के बाद आता है अक्षमता। अक्षमता का मतलब है क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्तियों को अंतःक्रिया करने या परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनाई होती है उसे अक्षमता कहते हैं। यानी उनको जो समस्या होती है ना, वो चल नहीं सकता, मतलब उसके पैर में दिक्कत है, तो वो तो उसका अपंग हो गया वो, लेकिन उस कारण वो चल नहीं पा रहा, वो उसकी अक्षमता हो गई। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उस कारण उसे पढ़ने लिखने, विद्या अर्जन करने या अन्य लोगों के साथ साथ संबंध स्थापित करने और नौकरी करने में रुकावट आती है। तो ये जो उसकी अपंगता होती थी ना, जो उसका अंधापन, नेत्रहीनता, अब उसकी अक्षमता बन जाती है। परंतु जरूरी नहीं है कि हर अपंगता या कमी अक्षमता बने। जैसे अगर किसी के चेहरे पर दाग है तो वह उसको फिल्म में काम करने के लिए तो रोक सकता है, परंतु बाकी के किसी भी कार्य में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने में उसमें उसे बच्चे को कोई भी, उस आदमी को कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे प्रत्येक क्षति अपंगता नहीं होती, वैसे हर अपंगता से अक्षमता हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो क्षति व अपंगता के प्रभावों को कम करने के प्रयास करें ताकि व्यक्ति स्वयं को अक्षम न महसूस करे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपंग या क्षति होता है तो उसके बावजूद भी स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है तो उसका प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए, ना कि उसकी उपेक्षा करें, ताकि उसकी कमियां उसकी अक्षमता ना बन जाएं। बच्चे में व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ या फिर बच्चे का व्यवहार समस्यापूर्ण कब होता है या आक्रामक व्यवहार, बच्चे के व्यवहार में अगर समस्या होती है तो आक्रामक व्यवहार ही प्रदर्शित करता है। तो आक्रामक व्यवहार क्या होता है, कैसे उससे निपटते हैं। सभी बच्चों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। कुछ बच्चे चिड़चिड़े, जिद्दी, कुछ दूसरों से ज़्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं और किसी का व्यवहार निराशाजनक होता है। अतः आज बच्चों का निराशाजनक व्यवहार पालनकर्ता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अगर बच्चे का व्यवहार निम्न 2 कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो उसे हम स्वीकार नहीं मान सकते हैं। यही व्यवहार संबंधी समस्या कहलाता है। जैसे वह व्यवहार जो बच्चे के विकास पर व अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उसकी योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव डाले तो ये व्यवहार उसके लिए सही नहीं है। या वह व्यवहार जो अन्य लोगों के अधिकारों में बाधक बने तो वो व्यवहार भी सही नहीं है। बचपन में अधिकांश बच्चों का व्यवहार स्वीकार्य नहीं होता, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि वो व्यवहार संबंधी परेशानी है, क्योंकि धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। जब वे कई महीनों या ज़्यादा समय के लिए ऐसा व्यवहार करें या अल्प समय के लिए बार बार ऐसा करें तो वो व्यवहार संबंधी समस्या माना जाता है। जैसे अत्यधिक शर्माना, चोरी करना, बात ना करना, डरावनापन इत्यादि व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण है, पहला है विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन। विकास की प्रत्येक अवस्था में बच्चे की अपनी आवश्यकताएं होती है और इनको पूरा करने में कुछ कठिनाइयां भी उसे आती हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस टाइम बच्चे का बौद्धिक, सामाजिक व भावात्मक विकास होता है, जिसके लिए बच्चे को अनेक चीज़ों से सामंजस्य बनाना पड़ता है। सामान्य रूप से बच्चे कर लेते हैं, परंतु कभी कभी कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है और इसी वजह से बच्चे का व्यवहार फिर वैसा दिखाई देने लगता है। जन्म से पूर्व अगर बच्चे के मस्तिष्क में कोई क्षति हो जाए या माँ कोई अधिक खतरनाक दवाइयों का सेवन कर ले, कुपोषण, दुर्घटना, जर्मन खसरा आदि की वजह से भी बच्चे में व्यवहार संबंधी परेशानी हो सकती है। इसके बाद है परिवेशी कारक, यानी आसपास का जो परिवेश होता है, तो इसमें 2 आते हैं। पहला है पारिवेशिक परिवेश और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा केंद्र और समुदाय।
व्यवहार संबंधी आक्रामक बच्चे से कैसे निपटेंगे? अगर बच्चे का व्यवहार आक्रामक है यानी गुस्सा करता है बार बार, तो अगर उसका व्यवहार समस्या बन जाता है तो बच्चे का आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। बच्चे पीटना, पैर पटकना, नोचना, गलत भाषा का प्रयोग करना, चिढ़ाना, थूकना आदि के द्वारा दूसरों पर आक्रामक हो जाते हैं। इनसे निपटने के निम्न तरीके हैं, जैसे कि हर बार बच्चे को दंडित ना करें, क्योंकि इससे उसको दंड की आदत हो जाएगी और बाद में फिर उसका कोई असर नहीं होगा। अतः दंड के स्थान पर प्यार से समझाएं। बच्चा हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद आक्रामक व्यवहार कर रहा होता है ना, तो उससे पहले ही बच्चे के साथ ऐसा कार्य कर दें जिससे क्या वो और उस बच्चे को पसंद हो और उस चीज़ में उसका ध्यान अटक जाए। जब हमें लगे कि अभी चिल्लाने वाला है, गुस्सा करने वाला है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो वैसा ही व्यवहार करेगा, तो उस क्रिया को ही पलट दें। ऐसी क्रिया करें जिसमें जो बच्चे को पसंद हो, तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा तुरंत ही। बच्चा ऐसा करे तो उस पर ध्यान ना दें और स्वीकार्य व्यवहार करे तो उसे शाबाशी भी दें, उसकी पसंद की कोई चीज़ दे, परंतु उस टाइम उसे ध्यान ना दे जब तक वह सही है, जब तक। अब इसमें ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा चिल्ला रहा होता है, दूसरों को मार पीट रहा होता है तो भी ध्यान ना दें। ध्यान देने का मतलब ये है कि जब तक वो नॉर्मल थोड़ा सा आक्रामक हो रहा है तब तक ध्यान ना दे। दूसरों को परेशान करे, दूसरों को कोई दिक्कत दे, धक्का मारे, औरों को मारे पीटे, तो ध्यान ना दे, तो गलत बात होता है। अगर ऐसा करे तो उसे पीछे से पकड़कर शांत होने तक कसकर पकड़े, बाद में बच्चे को समझाएं कि उसने गलत काम किया था। ये सामान्य व्यवहार करने पर बच्चे को पुरस्कार दें, जैसे सितारे बनाकर स्टार बना के दे कि बच्चों को कि आज देखते हैं कि भाई तुमने कितनी बार अच्छा काम, गुस्सा नहीं करोगे, गुड बॉय बन के रहोगे, गुड गर्ल बन के रहोगे, आपको स्टार देंगे। फिर ना जो छुट्टी होगी ना शाम को हम देखेंगे कि आपने कितने स्टार कलेक्ट किए। तो इस तरह बच्चा क्या काम करेगा स्टार लेने के लिए, ऐसी चीज़ें करेगा कि गुस्सा कम करे वो। बच्चे के परिवार से बात करके पता करें कि क्या घर पर सदस्य आपस में लड़ते हैं या बच्चों को दंडित किया जाता है, क्योंकि परिवारजनों को ये भी समझाएं कि वे अपना व्यवहार बदले ताकि बच्चा भी बदल सके, क्योंकि पता है ना हमें बच्चे वही करते हैं जो वो सीखते हैं। बच्चे को कभी भी कमरे में बंद ना करें, अनुशासन के लिए बच्चे को मारे पीटे नहीं। बच्चे को अकेले में समझाएं, अन्य के सामने शर्मिंदा करने पर बच्चे अधिक क्रोध करते हैं। मोबाइल क्रैश की विशेषताएं। मोबाइल क्रैश का मतलब हो गया बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एक रहता ना कि बच्चे नहीं आ सकते, तो बच्चों के पास ये सुविधाएं भेजी जाए, मोबाइल क्रैश होता है। मोबाइल क्रैश एक स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1965 में मीरा महादेव के द्वारा की गई थी। इन्होंने ये जो सुविधा तैयार की थी, ये मोबाइल क्रैश था संस्था, ये उनके लिए की थी कि जो आपके बिल्डिंग में, भवन निर्माण में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, इन मजदूरों के बच्चों के लिए, इनके लिए शिशु गृह व दिवस सेवा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यह दिल्ली, मुंबई, पुणे में 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पूरक आहार, खेलकूद व शालापूर्व क्रियाओं का आयोजन करती है। ये केंद्र वहाँ खोले जाते हैं जहाँ पर भवन का निर्माण हो रहा होता है, यानी बहुत सारी जगह पे जैसे देखा है ना हमने, काम चल रहा होता है तो मजदूर लोग वहाँ पे झोपड़ी पट्टी बना के ऐसे ही टीन वीन में या फिर अपनी ईंटें लगा के त्रिपाल डाल के रह रहे होते हैं। तो वैसे में आपने देखा कि उनके बच्चे होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक मोबाइल क्रैश सेवा शुरू की गई थी कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमे, माँ बाप काम कर रहे होते हैं, बच्चे जब तक केंद्र में रहें। ये स्थान ठेकेदार द्वारा बनाया जा सकता है, यानी जो ठेकेदार होता है ना वो इस चीज़ की सुविधा दे देता है केंद्र बनाने के लिए। केंद्र में बच्चों को नहलाना, स्वास्थ्य सेवा, पूरक आहार आदि की सुविधा दी जाती है। माएँ केंद्र में आकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व केंद्रों या बालवाड़ी में भेजा जाता है। बच्चों को खेल के द्वारा सीखने के मौके दिए जाते हैं। खेल, कला व रचनात्मक कार्य के लिए कम मूल्य, कम लागत की सामग्री स्वयं से केंद्र के अंदर ही बनाई जाती है। नृत्य, गीत, नाटकीय खेल क्रियाएं बच्चों के प्रतिदिन के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। फिर 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनका दाखिला वहाँ पे फिर सरकारी स्कूलों में आसपास के करवा दिया जाता है। यहाँ पर माता पिता को भी बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए उनके लिए सभाएं भी आयोजित की जाती हैं। परिवार की भागीदारी बढ़ाने के लिए जब बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी नहीं, जैसे माता पिता को जिस दिन जाना नहीं पड़ता, काम वाम नहीं करना पड़ता,
तो वो घर पे रह रहे होते माता पिता, तो उनकी छुट्टी के दिन कैंप लगाना, प्रदर्शनी करना, त्योहार मनाना आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके बाद एक प्रबंधन क्या है। अब प्रबंधन का अर्थ हो गया कि प्रबंध करना। एक तरह से यह एक बहुत प्रचलित शब्द है जो लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी सुविधाओं इकट्ठी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है ना, उनका प्रबंध किया जाता है। मान लीजिए कल मीटिंग है, अब हम लोग कह देंगे मीटिंग है तो आप उसके लिए जो भी चीज़ें हैं उसका प्रबंध कर दीजिए। तो हम वहाँ पे जैसे माइक वाला, भाषण के लिए लोग क्राउड किधर आएंगे, जगह कौन सी रहेगी, स्टेज बनाना, ये सब प्रबंध ही करते हैं। हैरेल्ड कून्स एंड हिंजवेरिक के लिए उन्होंने कहा है कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में काम करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यानी बहुत सारे लोग कुशलता के साथ कुछ लक्ष्य लेते हैं और फिर उनको साथ में काम करते हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रॉबर्ट एल ट्रिवेली और एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यों को प्रभावी व कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। प्रबंध क्रीटमर के अनुसार प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के जो उद्देश्य है उनको प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर और उसके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। कोई भी संगठन चाहे औपचारिक हो अनौपचारिक हो, इनके निम्नलिखित संसाधन होते हैं: मानव संसाधन, भौतिक संसाधन व वित्तीय संसाधन। इन संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग, इससे जो संगठन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति जो करते हैं ना, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, वही प्रबंधन कहलाती है। मान लीजिए कि शाला पूर्व केंद्र है, उसमें बाल दिवस आयोजित करना चाहते हैं तो उपलब्ध धनराशि, मदद के लिए जो लोग आएंगे वो, आयोजन के लिए स्थान आधारित संरचना, ये सारे के सारे संसाधन होते हैं। इन संसाधनों का फिर प्रयोग करेंगे और फिर इनके प्रयोग के द्वारा आयोजन को यादगार बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाएगी, जो तैयारी की जाएगी, उसका आयोजन करना ही प्रबंध करना कहलाता है। जैसे योजना बनाना, योजना फिर हम आयोजन करना, किसी क्रिया का नियंत्रित करना, मूल्यांकन करना, ये सारे के सारे प्रबंधन ही कहलाते हैं। आपसे एक पर्यवेक्षक की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि एक अच्छा पर्यवेक्षक या फिर सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक इंग्लिश में सुपरवाइज़र कहा जाता है, तो सुपरवाइज़र की विशेषताएं बताइए। पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थों व उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करे, यानी अपने से नीचे जो लोग होते हैं ना उनके काम को देखे और उन लोगों को देखे कि भाई वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित यानी कार्यान्वित करता है तथा कर्मचारियों को अनुशासित एवं निष्ठावान बनाने के प्रयास कराता है ताकि वे अधिक श्रम से कार्य करें। यहाँ पे आपका प्रबंध करना हो गया। यहाँ पे कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जिनके आंसर मैं आप लोगों से इसके सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।